कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और 11 मई से यानी कि 11/5/2026 से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। वही 1 महीना फॉर्म फिल होगा, उसके बाद 6 सितंबर को आपका एग्जाम रहेगा। तो हम अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम अपने सीटेट के प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। हम फिर से अपनी सीटेट की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करेंगे। डेली 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आप इसको देखना ना भूलिए और हाँ, आप सब सीटेट के फॉर्म को फिल कर दीजिए। बहुत जल्द आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी और इस बार हम सब मिलकर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेंगे ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चंस की कोई गुंजाइश ना हो छूटने की। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय पाता है कि कुछ बच्चे बार बार पीछे मुड़ के बातें कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक का सबसे उचित कदम क्या होगा। आप सोचिए कि अगर आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में ऐसा हो रहा है यानी कि बच्चे बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो आप एज अ टीचर क्या करोगे। बच्चों को तुरंत कक्षा से बाहर निकाल दोगे? नहीं, हम बच्चों को तुरंत कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पूरी कक्षा को दंड दे देंगे। आप मुझे बताइए कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो क्या आप एक साथ पूरी क्लास को दंड दे दीजिएगा? नहीं, बच्चों को गतिविधियों में शामिल करके उनका ध्यान केंद्रित करना, जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे, हम उन्हें भी तो उसमें इंगेज करेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं हम उस बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे या फिर और भी तरीके से हम उसे इंगेज करेंगे ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। किसी भी बच्चे को पनिशमेंट देना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। प्रधानाचार्य से शिकायत करना ये भी इसका आंसर नहीं होगा। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो हमेशा देखिए कि जिसमें बच्चे का प्रॉफिट हो। सीडीपी में अच्छे नंबर लाने का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपको हमेशा अपना आंसर पॉजिटिव वे से करना है, बच्चे को सेंटर में रख के करना है। यानी कि आपका एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, आपका टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, आपका जो सिस्टम है, बुक्स है, ये सब के सब चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड कैरिकुलम उसे कराएंगे वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की देखते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। एक विद्यार्थी गणित में बहुत अच्छा है लेकिन भाषा विषय में कमजोर है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं कि वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होंगे और किसी एक सब्जेक्ट में वीक होंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को वो स्ट्रांगली नहीं पढ़ सकते ना। आप खुद सोचो तो क्या है, अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा है पर उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, या तो वो लिख नहीं पाते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप एक शिक्षक हैं, आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। केवल उसकी कमजोरी पर ध्यान देंगे? नहीं, हम केवल अगर उसकी कमजोरी पर ही ध्यान देंगे तो जो विषय उसका स्ट्रांग है यानी कि जो उसका मैथ अगर उसका स्ट्रांग है तो फिर वो वीक हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे, उसे कमजोर विद्यार्थियों के साथ बैठाना। अगर आप उसे कमजोर विद्यार्थियों के साथ बैठाते हो तो वो तो पहले से उस सब्जेक्ट में कमजोर है, उसके बाद और भी हो जाएगा, तो ये तो इसका सोल्यूशन नहीं हुआ ना। उसकी क्षमता को पहचानते हुए भाषा में सहयोग देना बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे कि उसकी क्षमताओं को समझेंगे कि वो किस लेवल तक समझ पा रहा है, उसकी वो क्या है, मतलब उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको अल्फाबेट समझ नहीं आ रहे हैं या फिर उसको मात्राएं हिंदी में समझ नहीं आ रही है, गलत क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, व्याकरण नहीं समझ आ रहा है। तो हम पहले उसके लेवल की पहचान करेंगे और फिर उसको सहयोग करेंगे, उसके लिए क्लासेस देंगे उसको, ताकि उसका ये समस्या जो है वो सॉल्व हो जाए। उसे प्रतियोगिता से बाहर कर देना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एंड ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कक्षा में एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आपकी क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो बार बार प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करोगे। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे। उसे चुप रहने को कहना, आप कह दोगे कि नहीं तुम बार बार क्वेश्चन मत पूछो, चुप करा देना। नहीं, प्रश्न पूछने पर दंड देना। अगर आप बच्चों को प्रश्न पूछने पर दंड दोगे तो आप एक अच्छे शिक्षक कैसे बनोगे, क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है कि अगर वो आपसे 1000 बार क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 1000 बार उन्हें बताना है। आप टीचर हो, आपकी नियुक्ति ही इसीलिए हो रही है, आप शिक्षक क्यों बन रहे हैं
ताकि आप उन्हें पढ़ाओ, उन्हें समझाओ। वो बच्चे हैं, अगर उन्हें नहीं समझ आता है तो आप अपने शिक्षण की विधियां बदलिए और फिर उन्हें समझाइए। उनकी जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करना। हाँ, अगर बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसके जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उसे अनदेखा कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमेशा इस चीज को समझिए कि कैसे आंसर्स को टिक करना है। क्लियर? यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की गति अलग अलग हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? होता ही है, आप सपोज करो कि अगर आपका एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 40 बच्चे हैं। अब 40 बच्चे में सारे बच्चे तो एक कैपेबिलिटी के नहीं होते हैं, सबकी बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं है, सबकी लर्निंग स्किल एक जैसी नहीं है, सब समझने में एक जैसे नहीं है, तो सीखने में उनकी गति अलग अलग है। तो शिक्षक क्या करेगा? आप क्या करेंगे क्लास में? आप इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करके सोचिए कि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आप एक टीचर हैं, तो आपकी क्लास में जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा ये इस चीज का एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ तो ये 40 जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया तो उनको सबको इक्वली समझ आ जाएगा, वो रोबोट थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे? बिल्कुल भी नहीं, सभी को समान गति से पढ़ाएंगे। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। विविध शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, ये सही होगा। सभी को हम समान तरीके से कैसे पढ़ाएंगे जब सबकी बुद्धि लब्धि समान नहीं है, सबके सीखने की क्षमता समान नहीं है, सब अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम सबको एक ही क्राइटेरिया में कैसे फिट कर देंगे? धीमे विद्यार्थियों को अलग कर देना। हम ना ही यहाँ पे किसी को अलग करेंगे, ना ही हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम विविध शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम अपने जो टीचिंग मेथड्स है ना उनको चेंज करेंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुन के समझ आ रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लिख के समझ आता हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम अगर हम उनके रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के समझाते तो उनको समझ आ रहा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हम क्रिएटिव चीजें करते हैं, लाइक हम क्लास में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि वो चीजें समझ भी जाए और उन्हें एक अलग वे भी मिल जाए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी परीक्षा में अंक कम लाने के कारण उदास है, शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सपोज करिए कि आप एक क्लास के टीचर हैं और आपके क्लास में बच्चा है, वो उसके कम नंबर आए हैं, तो आप एज अ शिक्षक क्या करोगे? वो उदास बैठा हुआ है, उसकी तुलना अन्य विद्यार्थियों से कर दोगे, जो कि गलत है। एंड मैक्सिमम चीजें यही होती हैं। हम क्या करते हैं कि उसकी तुलना जो जिनके अच्छे मार्क्स है ना उनसे करने लगते हैं, ये गलत है। उनका मनोबल टूटता है इससे। उसे डांटना, अगर आप उसे डांटोगे तो बच्चा और भी परेशान हो जाएगा। वो तो पहले से ही परेशान है, उसके कम नंबर आए हैं, घर पे भी उसे डांट पड़ेगी, जो भी चीजें हैं। हम उसे ये नहीं करेंगे। उनका मनोबल बढ़ाना और सुधार के उपाय बताना, ये बिल्कुल सही है। हम शिक्षक हैं, हम कोई उनको पनिशमेंट देने की तरीका थोड़ी ढूंढ रहे हैं। हमेशा उनको पीटते थोड़ी रहेंगे। हम क्या करेंगे कि उनका मनोबल बढ़ाएंगे, हम उन्हें इनकरेज करेंगे कि कोई बात नहीं, एग्जाम है, आप और प्रिपरेशन करिए, आप और मेहनत करिए, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा होगा। आप और पढ़िए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है? सी हो जाएगा, यानी कि उनके मनोबल को बढ़ाना और सुधार के उपाय बताना। हम बताएंगे ना सोल्यूशन कि अगर आपका साइंस वीक है, मैथ वीक है, एसएसटी वीक है, लैंग्वेज वीक है, तो आपको उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो बच्चा तो और फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ खुद को कंपेयर करेगा। जब वो कंपेयर करेगा तो उसके अंदर एक हीन भावना आएगी कि अरे यार मुझे तो आता ही नहीं है। और अगर वो क्लास में हैंड रेज करके आपसे सवाल पूछता है और अगर आप उसे डांट करके बैठा देंगे तो आप सोचिए कि वो बच्चा कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो ये चीजें क्या है, वो धीरे धीरे उसका जो बेस है वो वीक होता जाएगा, वो पूछेगा ही नहीं और आप इग्नोर करते जाएंगे। ये चीजें गलत है, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना है। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या उद्देश्य है? आपको पता है कि हमें अपने क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा? कोऑपरेट करके पढ़ाना, सहयोगात्मकता से पढ़ाना। यहाँ पे प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, समूह में सीखना और सहयोग बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, केवल मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जब केवल आए तो इसे पहले ही कट करिए। गृह कार्य के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रयोग होता है? नहीं। प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए? नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? समूह में सीखना और सहयोग को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि कोऑपरेट करके सीखना, सहयोग से सीखना, यानी कि समूह के साथ सीखना। जब बच्चे, आप समझो ना कि जब बच्चे
सारे बच्चे अलग अलग फील्ड से हैं, सारे बच्चे अलग अलग परिवार से आ रहे हैं, अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय से आ रहे हैं, उनके व्यवहार अलग है, उनकी सोचने की क्षमता अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी मदर टंग अलग है। तो जब वो बच्चे एक टीम में काम करते हैं तो क्या होता है कि वो उसके लैंग्वेज को सीखता है, वो उसके कल्चर को सीखता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसके एक्टिविटीज को सीखता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम अभी से ही उनके अंदर एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण में काम कर रहे हैं। और अगर बच्चा सहयोग के साथ सीख रहा है तो वो उस चीज को ज्यादा जल्दी सीखेगा कंपैरेटिवली अगर आप लेक्चर देके चले जाएंगे तो इसलिए इसका राइट आंसर बी है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो बार बार गलती करते हैं तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? उसे दंड दे दोगे। हम कभी भी बच्चे को डायरेक्टली दंड नहीं देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ उनकी गलतियों का विश्लेषण कर मार्गदर्शन करना बिल्कुल सही बात है। हम उन्हें अनदेखा नहीं करेंगे और ना ही अभिभावकों पर दोष दे देंगे। दोष देना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर भी दोष लगाना कि ये आपकी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक शिक्षक है तो आप जिम्मेदारियां लेंगे कि ये गलती क्यों हुई है, किस कारण से हुई है। अगर बच्चा बार बार किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी देखें कि बच्चा कहाँ वीकनेस है, बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा क्या नहीं सीख पा रहा है। हो सकता है जरूरी नहीं है कि मैं जो समझा रही हूँ क्लास में वो सही ही है, वो तरीका सही ही है। मुझे देखना होगा कि मैं जिस वे से पढ़ा रही हूँ, जिस मेथड से पढ़ा रही हूँ, क्या पता बच्चे को उस तरह से समझ नहीं आ रहा होगा। क्लियर? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर पढ़ाता है, वह किस प्रकार की शिक्षण पद्धति? अगर बच्चे को वो वास्तविक जीवन का उदाहरण दे रहा है, यानी कि अगर वो उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ रहा है, तो क्या वो उसके रटने की पद्धति को बढ़ा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो उसके अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम उसे अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ा रहे हैं ना कि हम उसे दंड आधारित शिक्षण दे रहे हैं और ना ही निष्क्रिय शिक्षण दे रहे हैं। निष्क्रिय शिक्षण तो तब होता ना जब हम उसे वास्तविक जीवन से जोड़ते ही नहीं, हम सिर्फ पढ़ा देते, उसे किताबी ज्ञान बता देते और बस बात खत्म हो जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि अनुभव मिल रहा है, वो इस चीज को अनुभव कर रहा है, सीख रहा है, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। एक सेकंड। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत शांत रहता है और वह किसी गतिविधि में भाग नहीं लेता, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर एक ऐसा बच्चा है क्लास में जो कि बहुत शांत है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ना ही किसी एक्टिविटीज में भाग लेता है, तो आप क्या करोगे? आप क्या उसे आप डांटने लगोगे? आप उसे डांटने लगोगे? बिल्कुल भी नहीं। हम उसे नहीं डांटेंगे, ना ही हम उसे अनदेखा करेंगे, बल्कि उसे प्रोत्साहित एवं सहभागिता उसकी बढ़ाएंगे। हम उसे इनकरेज करेंगे कि बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें बात करने में दिक्कत आ रही है, किसी ने तुमसे कुछ बुरा बोला है, किसी ने लड़ाई की है, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे सामने रखो। क्योंकि अगर आज आपने उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना, आपने नहीं समझा कि वो बच्चा क्यों नहीं बात कर रहा है, क्यों इतना शांत रहता है, वो किसी भी फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसका नेचर ऐसा बनता जाएगा और आगे चल के यही बच्चे कल समाज का निर्माण करेंगे, यही देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। तो अगर आज आप उनकी बुनियाद को सही नहीं करते हो तो आगे जाके उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और आप एक शिक्षक हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आप उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसकी सहभागिता को बढ़ाएंगे। आप देखोगे कि जो बच्चे, कुछ ऐसे क्लास में बच्चे होते हैं जो हर फंक्शंस में, हर एक्टिविटीज में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसी में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी पीछे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उन बच्चों को भी मौका देना होता है कि बेटा तुम भी भाग लो। अगर किसी बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया है तो दूसरों से आप नेक्स्ट बच्चे से कहेंगे कि आप सिंगिंग में करो, आप एक्टिविटीज में करो, आप कुछ और करो, किसी और फंक्शन में पार्टिसिपेट करो, बट करो। इससे क्या होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्लियर? अब इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर सीटेट का पेपर है और इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस ना हो, ये हो नहीं सकता। समावेशी शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है एंड क्वेश्चंस भी समावेशी शिक्षा से आ रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि समावेशी शिक्षा को आप प्लीज याद करिए, इसे सीख कर जाइए, समझ कर जाइए, पढ़ कर जाइए। केवल दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशन करना, सबको समानता के साथ रखना, ना किसी के साथ भेदभाव करना, ना किसी के साथ कुछ और करना, सभी बच्चों को समान अवसर देना। केवल मेधावी बच्चों को अवसर देना नहीं भाई, केवल मेधावी बच्चों को आप अवसर देंगे तो जो आपकी क्लास में बिलो एवरेज बच्चे हैं उनका क्या होगा? अलग अलग विद्यालय बनवाना। अब हम इस हिसाब से तो कितने विद्यालय बनवाएंगे? नहीं, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि
क्या कह रहा है ये कि सभी बच्चों को समान अवसर देंगे, हम किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करवाकर पढ़ाता है, वह किस प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। अगर शिक्षक जो है विद्यार्थियों से चर्चा करवाकर पढ़ा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वो शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा है। अब अगर आप क्लास में डिबेट करवाते हो, बच्चों का डिबेट करवाते हो, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब देंगे, वाद विवाद करेंगे, संवाद करेंगे। आप किसी को पक्ष में रखिए, किसी को विपक्ष में रखिए। इससे क्या होगा कि वो बोलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। और यहाँ पे लर्निंग क्या हो रही है, ये बाल केंद्रित हो रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा बीच में है, बच्चा सीख रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड। यानी कि अगले क्वेश्चन को देखें, यदि कोई बच्चा कक्षा में शरारत कर रहा है तो शिक्षक का सबसे पहला कार्य क्या होता है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो अगर हम इसे देखें तो सबसे पहला कार्य होगा कि आप उसे डांटोगे या फिर आप उसे मारोगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उसे मारना बिल्कुल भी नहीं, उसकी समस्याओं का समझने का प्रयास करना बिल्कुल सही बात है। उसे विद्यालय से ही निकाल देना, क्यों भाई, परीक्षा पूरे कक्ष को दंड देना गलत बात है। एक बच्चा अगर शरारत कर रहा है तो आप पूरे क्लास को दंड क्यों देंगे, और उसकी समस्याओं को समझेंगे ना कि वो शरारत क्यों कर रहा है, क्या बात है। और होता है कभी कभी क्लास में बच्चे ही तो हैं, वो शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा माना जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, किस तरीका से बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। केवल पढ़ के नहीं, केवल रट के नहीं, उसके बाद केवल पढ़ना, केवल रटना, केवल सीखना। सबसे अधिक बच्चा किससे सीखेगा, केवल करके सीखना। ओके, रटना भी नहीं, इसका सी आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है ना, वो किसी चीज को करके सीखता है, वो खुद कर रहा है। आप उसे समझाते रहो कि बेटा गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी होती है, और आप 2 पीस गुलाब जामुन लाइए और उसे खिला दीजिए। अब पूछिए उससे कि बेटा गुलाब जामुन कैसा होता है, वो ज्यादा इजिली किस वे से बता पाएगा। तो ये तरीका है। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने क्लासेस में भी दे देती हूँ। एक शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन केवल परीक्षा से नहीं बल्कि गतिविधियों से भी करता है। ये क्या कहलाता है, एक शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल उनकी परीक्षा से नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपने क्लास में बच्चों का मूल्यांकन करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उनका एग्जाम ही लेंगे, परीक्षा से ही नहीं बल्कि गतिविधि मतलब उनकी एक्टिविटीज पर भी तो फोकस करेंगे। हम ये भी तो देखेंगे कि उनके अंदर कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये क्या है, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, केवल वार्षिक परीक्षा है, रटने पर आधारित मूल्यांकन है एवं दंडात्मक मूल्यांकन है। जी नहीं, ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि लगातार ये मूल्यांकन हो रहा है और ये व्यापक मूल्यांकन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि कक्षा में कोई बच्चा अलग संस्कृति से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपकी क्लास में बच्चे अलग संस्कृति से हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग रहन सहन से हैं, अलग खान पान से आते हैं, तो शिक्षक होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां क्या बनती है, उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं, उन्हें अलग बैठाना कभी नहीं, उनकी संस्कृतियों का सम्मान करना बिल्कुल, हम उनके संस्कृतियों का सम्मान करेंगे। हमारा देश भी तो ऐसा है, यहाँ पे हर जाति के लोग हैं, हर विविधता के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, फिर भी हम भारत में सब एक साथ रहते हैं। वैसे ही अगर आपका क्लास है तो आपकी क्लास में हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर भाषा के बच्चे आएंगे, आप उन सबके साथ इक्वली ट्रीट करेंगे। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस भाषा से है, किस बैकग्राउंड से है, किस कल्चर से है, हम उनके सभी भाषाओं, धर्मों और उनके कल्चरों का सम्मान करेंगे। क्लियर। एक शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं जोड़ खोज कर सीखने के अवसर देते हैं, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है। अगर शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं खोजकर सीखने के अवसर पर फोकस कराती है तो ये क्या कर रही है, ये क्रिएटिव लर्निंग को प्रमोट कर रही है, यानी कि ये रचनावादी अधिगम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ना ही यहाँ पे व्यवहारवाद है, ना ही दंड सिद्धांत है, ना ही परंपरागत शिक्षण है। परंपरागत शिक्षण कैसे होगा, बच्चे को वो खोजने पर फोकस कर रही है। आप जब भी देखोगे कि जब भी आप बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट अगर आप बच्चों को देते हैं तो उस समय वो ज्यादा एक्टिवनेस के साथ चीजों को सीखते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसको खुद से कर रहा है, वो अलग अलग चीजों को कलेक्ट करता है, उसको इकट्ठा करेगा, उसको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए डायग्राम बनाएगा, फ्लो चार्ट बनाएगा, ये चीजें सही है। क्लियर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
आप अपने क्लास में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या आप दंड दे दोगे, कठोर दंड दोगे? कभी भी नहीं। उन्हें भय उत्पन्न कराना नहीं, हम भय उत्पन्न क्यों कराएंगे? वो क्लास के बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनमें भय उत्पन्न करा देंगे? सकारात्मक वातावरण बनाना बिल्कुल सही है। हमेशा अपने आंसर में पॉजिटिव रखिए, हमेशा अपने आंसर को पॉजिटिव करिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीटेट में। अदरवाइज क्वेश्चन इतने घुमा दिए जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों को धमकाना, वाह क्या बात है, आप विद्यार्थियों को ही धमका दीजिए कि तुम पूछोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, क्लास से निकाल दिया जाएगा, पीटीएम बुला दिया जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये नेगेटिव है। क्लियर? यदि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर विद्यार्थी है और वो पढ़ाई में ही रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक क्या करे? ऐसा नहीं कि क्लास में अगर आप जो पढ़ाते हैं उसे बच्चे इजीली सब समझ ही लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं समझते, उनको समझ ही नहीं आता। कुछ बच्चे रुचि ही नहीं लेते हैं, तो हम क्या करें? हम उन्हें कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, क्या सिखाएं? क्या करें? हम अधिक गृह कार्य दे दें, अधिक हम उन्हें होमवर्क दे देंगे तो क्या वो ज्यादा इजीली सीख पाएंगे, ज्यादा इजीली समझ पाएंगे? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा लगता है आपको? रोचक गतिविधियों में शामिल करके सिखाना है, ये हो सकता है। हम उन्हें जब रोचक गतिविधियों में शामिल करेंगे तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मतलब वो उस चीज में रुचि लेंगे। उन्हें लगेगा कि अरे यार मैम क्या ही सिखा रही है, अरे मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त से ज्यादा बेटर प्रोजेक्ट बना के लाऊंगा, मैं अच्छे से याद करके लाऊंगा। ये चीजें क्या होती है? ये रोचक गतिविधियों को शामिल करना होता है। क्लियर? दंड देना और परीक्षा कठिन करना ये बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बी राइट कर लीजिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उसकी समझ जांचती है, वो क्या कहलाती है? अगर एक शिक्षक जो है, यानी कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछती है और उसकी समझ का जांच करती है, मतलब उनके सेंस को देखती है कि वो क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, तो वो क्या, वो प्रारूपिक मूल्यांकन कर रही है, अतिम मूल्यांकन कर रही है, दंडात्मक मूल्यांकन कर रही है, या फिर निष्क्रिय मूल्यांकन कर रही है? यहाँ पे निष्क्रिय तो नहीं कर रही है, ये कर रही है प्रारूपिक, यानी कि सभी विद्यार्थियों से वो प्रश्न पूछती है और उनकी समझ का जांच करती है। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपने क्लास में स्टूडेंट से, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती हूँ कि सारे लोग एक तरह से आंसर दे देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड आंसर दे देते हैं, उन्हें पता नहीं। हम भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि इन्हें ये सारी चीजें कहाँ से पता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग भी आंसर नहीं देंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको उस टॉपिक के भी बारे में नहीं पता होगा। तो हम क्या करते हैं? हम उनके लेवल, हम ये जांच करते हैं कि वो बच्चा आखिर कितना समझ पा रहा है, कितना बता पा रहा है, उसका सेंस कितना है, वो कितनी मेरी बातों को कैच कर पा रहा है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में विविधता होने का क्या लाभ है? अगर आपकी क्लास में विविधता है, डाइवर्सिटीज है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या लाभ है? सीखना कठिन हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण से सीखने को मिलता है? बिल्कुल सही बात है। केवल शिक्षक का कार्य बढ़ता है? नहीं, शिक्षक का कार्य क्यों बढ़ेगा? और अनुशासन समाप्त हो जाता है? ये भी नहीं होगा। ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं। एक बच्चा चित्र बनाकर बेहतर सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चा चित्र देखकर, चित्र बनाकर ज्यादा अच्छे से सीख रहा है तो हम क्या करेंगे? केवल लिखने को कहेंगे। अगर वो बच्चा चित्र बनाकर सीख रहा है तो हम सिर्फ लिखने को क्यों कहेंगे? उसकी सीखने की शैली का उपयोग करना, बिल्कुल उसके सीखने की शैली को उपयोग में लाएंगे। उसे कमजोर बनाना, हम क्यों उसे कमजोर बनाएंगे? और दंड देना, डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव है। और नेगेटिव वर्ड हम अपने ना ही क्लासरूम में यूज करेंगे, ना ही हम आंसर्स को टिक करते समय यूज करेंगे। ये सारी चीजें गलत है। यदि कोई विद्यार्थी बार बार असफल हो रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं वो बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक शिक्षक हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी आलोचना करना। अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो बैठिए अपने साथ ग्रुप में और खूब ठहाके मार के हंसी और कही करे यार ये तो फेल हो जाता है। ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। उसे प्रेरित करना और व्यक्तिगत सहायता देना, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा है, आपको लगता है कि वो बिलो एवरेज है, उसे नहीं समझ आता, बाकी बच्चों की तरह वो थोड़ा वीक है, बाकी बच्चों की तरह वो नहीं समझ पाता, नहीं सीख पाता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए, आप उसको अलग तरीके से पढ़ाइए। हो सकता है क्लास के बाद उसके पेरेंट्स से बात करिए, या फिर अलग से उसको बोलिए कि मैम इसको 2 घंटा अलग से पढ़ाते हैं, कभी गेम पीरियड, किसी और क्लासेस में, कोई खाली क्लासेस हो उसमें पढ़ाइए।
उसको अलग तरीके से हेल्प करिए उसकी पढ़ाई में, उसको समझाइए कि बेटा क्या समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, ना कि हम उसे कक्षा से निकाल देंगे, अनदेखा कर देंगे। ये सारी की सारी चीजें हम नहीं करेंगे, हम शिक्षक हैं। क्लियर? एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ कैसा संबंध रखता है? अगर आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हो तो आपका जो बिहेवियर है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा होगा? भय आधारित होगा? नहीं, मित्रवत एवं सहयोगात्मक होगा। शिक्षक का मतलब ही होता है सहयोगकर्ता। हम मार्गदर्शक हैं, हम मार्ग दिखाते हैं। बच्चे को खुद पढ़ना होता है, खुद समझना होता है, खुद आगे बढ़ना होता है। क्लियर? तो आप एक मार्गदर्शक हो, आप एक गाइड करते हो कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ऐसे पढ़ाई करो, ये तुम्हारे एग्जाम का सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये तुम्हारे जिंदगी के लिए अच्छा है, ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं? हम गाइड कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से उसको ढाल रहे हैं ताकि उसकी लाइफ बेटर हो सके, वो समाज में जाए तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्या कहता है कि शिक्षक में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? किया जाता है केवल मनोरंजन के लिए नहीं। केवल मनोरंजन के लिए क्यों किया जाएगा? शिक्षक को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, गृह कार्य के लिए नहीं, और परीक्षा कठिन बनाने के लिए भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी अलग तरीके से उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? हाँ चलिए, अगर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही रटे रटाए उस चीज का आंसर दे दे। उसे गलत कहना, उसे गलत नहीं कहेंगे, उसकी सोच को समझना बिल्कुल सही बात है। हम उसकी सोच को समझेंगे कि वो क्या समझाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने क्लास में कोई प्रश्न पूछा तो सारे बच्चे एक ही तरह का आंसर देंगे। हमें ये भी हमें इस तरह से भी प्रिपेयर होना होता है कि हो सकता है कि बच्चा कभी आउट ऑफ सिलेबस ही आंसर कर दे, आउट ऑफ टॉपिक आंसर कर दे, उसे समझ ही नहीं आए कि वो क्या बोल रहा है। तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? केवल व्याख्यान नहीं, मार्गदर्शक एवं सहायक। केवल व्याख्यान, नियंत्रक और दंडकारी नहीं हो सकता। शिक्षक हैं हम, शिक्षक बनने जा रहे हैं, हम किस तरह के दमनकारी नीतियों को नहीं अपनाते हैं। यदि विद्यार्थी समूह में कार्य में झगड़ा कर लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया है जिसमें आपने टीम डिसाइड कर दिए हैं, तो अगर सारे बच्चे आपस में ही लड़ जाते हैं, सब ऐसे समझिए, तो आप क्या करोगे? आप एक शिक्षक हो, आप कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालोगे। तो आप कार्य ही बंद कर दोगे, कार्य देना ही बंद कर देंगे? नहीं। आप एक साथ सभी को दंड दे दोगे? नहीं। संवाद और सहयोग की भावनाओं का विकसित करना, हाँ, हम उनमें संवाद एवं सहयोग की भावनाएं रखेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप लोग उसे सॉल्व करिए, उसके साथ बात करिए। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बात करके निकाला जा सकता है। और केवल विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीखने में प्रेरणा का महत्व क्या है? सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है, यानी कि मोटिवेशन का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। क्या हमारे लाइफ में मोटिवेशन का कोई महत्व नहीं है? महत्व है, तभी तो हम सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ रहे हैं। मतलब कि हमें सीटेट के लिए सीडीपी पढ़नी है, अच्छे नंबर लाने हैं, सीटेट पास करना है, आगे जाके केवीएस, एनवीएस, JSSB या फिर टीआरई में पार्टिसिपेट करना है, यूपी टेट में पार्टिसिपेट करना है और एक शिक्षक बनना है। तो हमारा मोटिवेशन तो है ना। यह सीखने की गति को और रुचि बनाता है। बिल्कुल, सीखने की गति को रुचि ही तो बना रहा है। हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी भी जॉब हो जाए, हम गवर्नमेंट या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो वहां पढ़ाएं। तो ये तो हमारा मोटिवेशन है, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लाइक हम खुद से फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। तो ये मोटिवेशन ही तो है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, मोटिवेशन तो मोटिवेशन है। क्लियर? एक शिक्षक विद्यार्थियों को उसकी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? सकारात्मक, नकारात्मक, दंडात्मक या परंपरागत? ये सकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? और इसी के साथ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? केवल परीक्षा में अंक नहीं, रटने की क्षमता बढ़ाना नहीं, बच्चों का समग्र विकास करना ही हमारा सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चन। आप बताओ कि आपके 30 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं?
और आपसे एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगी। अब इस तरह से आपको लैंग्वेज के क्वेश्चंस, एसएसटी के क्वेश्चंस, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आज आपके 30 आउट ऑफ कितने सही हुए, क्या गलत हुए, कितने टॉपिक्स गलत हुए। मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए, और आप सब अपने अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद।